नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज की जो सोशल मीडिया की अहम खबरें उनके बारे में बताएंगे, फैक्ट न्यूज़ जो है उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है तेलंगाना में भारी बारिश, IMD ने उत्तर भारत में भी तीव्र बारिश की दी चेतावनी। वहीं जो दूसरी खबर वो ये कि 15 अगस्त को मीट की दुकानें बंद रहेंगी। कल असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक बड़ा और लंबा चौड़ा बयान दिया है। वहीं जो आज की तीसरी खबर वो ये कि कल जगन मोहन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी पे काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आज की जो चौथी खबर वो ये है कि बिहार के बाद बंगाल में वैसे या चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को भेजा पत्र। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। शायद सबसे पहले खबर ये है कि तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से भारी बारिश हो रही है और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी जाम हुआ जा रहा है। हमने देखा कि 2 दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इसको लेकर के IT कंपनीज़ को बोला था कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दें लोगों को, लेकिन अभी तक वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाई हैं। लेकिन अभी फिर बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना भारी बारिश से जूझ रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेलंगाना विकास योजना सोसाइटी के आंकड़ों के मुताबिक कल रात भर हुई बारिश ने कई ज़िलों को भिगो दिया है, जिसमें 3 स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने जाने वाली कई उड़ानें बुधवार को ख़राब मौसम की वजह से रद्द कर दी गई या फिर उनकी जो रूट थे वो बदल दिए गए। देखिए, अगर हम मौसम की बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार हैदराबाद में ही नहीं बल्कि देश के अलग कई राज्यों में मानसून जो है वो पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। और यही वजह है कि लगातार बारिश से जो आम जनमानस है उनकी परेशानी जो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम सिर्फ हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी कई दिनों से बारिश हो रही है। देखा जा रहा है कैसे जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, घुटने तक पानी आ गया है। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पानी में फंसी हुई है। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पे लगातार एक के बाद एक गाड़ियाँ ख़राब भी हो रही हैं। गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, एक के बाद एक करके यहाँ पे जो मौसम विभाग है वो अलर्ट जारी कर रहा है। फिर अभी जो खबर सामने इसमें ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख तक मौसम विभाग अलर्ट किया है। वही अगर हम और राज्यों की बात करें तो बिहार में जो है वहाँ पर भी पूरी तरह से बाढ़ तबाही मचाई हुई है। वही अगर हम बात करें तो गंगा के किनारे जो बसे गांव है वो पूरी तरह से डूब गई है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वही हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बादल फटने से नदियाँ उफान पे हैं। कई जगहों पर स्कूल को भी बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि जो पर्यटक हैं उनको आने जाने से रोक दिया गया। क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कैसे उत्तराखंड में तबाही मची थी। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी भारी बारिश की वजह से कई नदियाँ जो है वो उफान पे है। बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर भी अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो पूरे देश में अगर हम बात करें कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। आने वाले वक्त में भी वहाँ के मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन जिस तरह से भारी बारिश की वजह से वहाँ पर लोगों को नुकसान हो रहे हैं तो लोगों का यही सवाल है कि वक्त रहते पहले आखिरकार गवर्नमेंट क्यों नहीं इंतजाम कुछ करती है कि जो पानी का जो निकासी है वो वक्त पर रहते हो जाए। क्योंकि आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो सड़कें हैं जहाँ पर लगातार वहाँ से रूट गाड़ियां आ रही जा रही हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा लगने की वजह से बार बार ट्रैफिक में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन अभी अगर हम इस पूरे मानसून सत्र की बात करें तो इस मानसून में कई ऐसी जगहों से खबरें ये भी सामने आई है कि आकाशीय बिजली से या फिर और कई तरह की जो परेशानी है उसकी वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि जो मानसून सीज़न चल रहा है इसमें काफ़ी सारी जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई जगह पे बिजली गिरी, कई लोग पानी के नाले में गिर गए। चूँकि वो जब ओवरफ्लो होता है तो आपको पता नहीं रहता कहाँ पे रोड है, कहाँ पे कोई भी गड्ढा खुदा हुआ, तो इसमें भी काफ़ी लोगों के गिरने से मौत हुई। लेकिन अगर वही बात की जाए हैदराबाद की तो हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने GHMC द्वारा 15 अगस्त पर बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश की कड़ी निंदा की है। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में तर्क दिया है कि इस तरह के प्रतिबंध निंदनीय और असंवैधानिक हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मांसाहार से जोड़ने के लिए औचित्य पर सवाल उठाया है। ओवैसी ने दावा किया है कि तेलंगाना की 99% आबादी जो है अपने खाने में ज़्यादातर नॉनवेज का इस्तेमाल करती है। ओवैसी ने कहा है कि ये एक असंवैधानिक आदेश है, ये स्वतंत्रता दिवस है, एक खुशी का अवसर है, इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था। कोई शराब पीकर कुछ गलत काम कर सकता है लेकिन मांस बेचने वाला या मांस खाने वाला मांस नहीं खा सकता है। इसके लिए उन्होंने GHMC की कड़ी निंदा की है।
जी, अगर हम जिस तरह से ये पूरी तरह से अब मांसाहारी यानी मीट की अगर हम बात की जाए तो ये तो इसके पहले भी काफ़ी विवादों में रहा, हमने सावन को लेकर कहा। लेकिन अब जिस तरह से 15 अगस्त को भी ये कहा जा रहा है कि उस दिन आप मांसाहारी जो है वो नहीं बेच सकते हैं, तो इसको लेकर हसनैन अवैसी ने सवाल खड़ा किया और उन्होंने शराब का भी जिक्र किया, क्योंकि आमतौर पर देखें तो 15 अगस्त को जो शराब की दुकानें हैं वो वैध कह ले या अवैध तरीके से कह ले वो बिकती है। तो क्या शराब पीकर अगर आप हुड़दंग करते हैं तो वो आज़ादी के दिन वो सही है, लेकिन आप दूसरी तरफ मांसाहारी को रोक लगाने की बात करें। और हम बात करें तो 15 अगस्त के बाद 15 और 16 यानी जन्माष्टमी है, उस दिन भी जो मांसाहारी है उसकी दुकानों को बंद करने के लिए बात कही गई है। हालांकि हम बता दें कि ये जो खबर सामने आ रही है ये हैदराबाद जीएचएमसी और इसके साथ महाराष्ट्र में जो जीएचएमसी है नासिक में वहाँ भी ऐसे जो नियम है वो लागू करने की बात की गई है। अगर हम हसनैन अवैसी की बात करें तो उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बुशरखानों और मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से जीएचएमसी ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। यह संवेदनहीन है और असंवैधानिक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने आगे कहा कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है। तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। ये मांस प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, सांस्कृतिक, पोषण और धर्म के आधार का उल्लंघन है। वही अगर हम आपको बता दें कि नगर निगम ने जो ये रूल फॉलो किया है उसमें कहा गया है कि जीएचएमसी अधिनियम 1955 की धारा 553 बी के तहत ये आदेश जारी किया गया है। वही अगर हम बात करें तो जीएचएमसी के साथ साथ अब जो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र है वहाँ पर भी ऐसे ही कहा जा रहा है कि नियम लागू किया गया। हालांकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो इसलिए वहाँ के जो विपक्ष है वो अब प्रदर्शन कर रही है, वो इस नियम को गलत बता रही है। लेकिन अगर हम तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ पे हसनैन अवैसी की बात करें तो वो इन जो अभी जो नए नियम लाए गए हैं उसके वो बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन महाराष्ट्र और हम तेलंगाना को जोड़े तो दोनों में सरकारें अलग हैं। लेकिन ये जो नया अब तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, अगर ये जो लागू किया गया है तो क्या आने वाले वक्त में जो और भी त्यौहार होंगे तो वहाँ पे लगातार मांस की दुकानें बंद होंगी। अगर हम मांस की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखा गया कि अभी सावन के वक्त कैसे मांस को लेकर विवाद खड़ा किया गया, लेकिन जैसे ही सावन खत्म हुआ कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि वहाँ पे जो मांस की दुकान है उसके आगे लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों से जब पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हम कैसे भी 1 महीना बर्दाश्त किए हैं, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप समझे कि जाति धर्म से उठकर अब राजनीति इन सब चीज़ों पे यानी खान पान भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी इस तरह का फरमान जारी किया गया था जिस पे जो है महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। वहीं कल हमने देखा कि अबू आसिम आज़मी ने भी ये कहा है कि अब आप कौन क्या खा रहा है इस पर कोई भी कानून नहीं लगा सकते हैं। चाहे वो जो भी त्यौहार हो, इंसान खाना तो खाता है और जब इंसान घर पे बैठा होता है छुट्टी में तो चाहता है कि वो अच्छा खाना खाएगा। जिस तरह से हमने देखा था कि महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं और वो मंत्री भी हैं नीतीश राणे, जिन्होंने कहा था कि हम झटका मीट का एक वो खोलेंगे, लेकिन उसके बाद ही देखा गया होली में किस तरह से वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और इन कतारों में मुस्लिम्स नहीं थे, इन कतारों में मुसलमान नहीं थे और जो दुकानें थीं वो नो डाउट मुसलमानों की थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप कुछ भी कह लें, इंसान खाने पीने के मामले में आपकी जो बातें हैं उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। जिस तरह अभी आपने बोला कि सावन के महीने में जिस तरह जब कांवड़ चल रहे थे तो देखा गया था कि हर जगह पे दुकानें बंद करवाई गई थी, कुछ लोगों ने खुद बंद कर दी, कुछ लोगों से ज़बरदस्ती बंद करवाई गई, कुछ लोगों को दुकानों में भी कुछ क्या बोलते हैं असामाजिक तत्व जा करके तोड़फोड़ भी की थी। उसके बाद फिर आपने अभी बात की खुद ही कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने फिर मांस खाया। उसके बाद जब मीडिया में ये न्यूज़ आई तो उनका ये कहना था कि हम 1 महीना बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ को हम हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। तो हिंदुस्तान की काफ़ी आबादी नॉनवेज खाने वाली है, मुसलमानों के अलावा भी। तो देश की जो सरकार है उसको इन सब चीज़ों पे भी कुछ बयान देना चाहिए कि आप किसी को भी खाने पीने के मामले में नहीं रोक सकते हैं। वो क्या खा रहा है, क्या पहनना है, ये उसकी अपनी आज़ादी है और उस आज़ादी को आप नहीं रोक सकते हैं। कि हमने देखा है कि आज से पहले कई बार ऐसा भी हुआ है कि मॉब लिंचिंग के मामले में ये कहा गया है कि इनके घर में गौ मांस पक रहा था, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वहाँ पे मांस था ही नहीं और उस इंसान की मौत हो गई। तो इस वजह से आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदी भाषी राज्यों में होती, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बात करें या फिर हम बात करें मध्य प्रदेश की या फिर बात करें राजस्थान की, इन सब जगहों पे इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन जिस तरह से तेलंगाना की बात की जाएगी, तेलंगाना में ये बोला गया है कि तेलंगाना की
99% आबादी जो है वो नॉनवेज खाती। कल वैसी ने बोला है कि 99% आबादी जो है यहाँ की वो नॉनवेज खाती, तो उससे अगर 2 दिन या 1 दिन जो भी बंद रहेगा तो लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में हैं। जगन ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और सवाल किया है कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। जगन ने दावा किया है कि इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं। जगन ने कहा है कि जब राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते हैं, जहां घोषित नतीजे और मतगणना के दिन के नतीजों के बीच 12.5% वोटों का अंतर रहा है। साथ ही उन्होंने एक बयान और दिया, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जब लोकसभा शुरू होने वाली थी, लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला था, उस दौरान ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से अलग है। लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा आया तो हमने देखा कि संजय सिंह और भी जो भी वहाँ के एमपीज़ हैं आम आदमी पार्टी के, और सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ एसआईआर का विरोध कर रहे थे। लेकिन उसी बीच एक वीडियो ये भी आती है, जो उनकी प्रवक्ता हैं प्रियंका, उनकी एक वीडियो आती है कि राहुल गांधी जो है अरविंद केजरीवाल के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हो। कल हमने देखा कि जगन मोहन रेड्डी ने भी यही बोला कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर इस तरह का बयान सामने आया तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल जिस तरह से नायडू का बयान सामने आया है, उससे लेकर उनकी बातों को लेकर एक सियासत अलग करवट ले रही है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं तो आने वाले वक्त में शायद जो सियासत है हिंदुस्तान की वो बदल जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह कि नायडू का यह बयान तब सामने आया है जब उन पर 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पुलिस ने जो आरोप पत्र दायर किया है उसमें उनका भी नाम शामिल है। यानी शराब घोटाले का मामला तो मुझे अरविंद केजरीवाल का भी था जी, लेकिन इसमें अब ये कहना है कि बयान इसलिए आया क्योंकि इस तरह से अगर हम कहा जाए तो राहुल गांधी पे इन्होंने निशाना साधा। इन्होंने ये कहा है कि खुद वो जब वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो कर्नाटका का मिसाल दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में वो क्यों नहीं बात करें। लेकिन हमने देखा कि राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हमारे पास अगर डिजिटल डाटा मिल जाए तो हम मिनटों में पूरे देश में बता देंगे कहाँ पे चोरी हुई है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटका के एक विधानसभा लिया, वहाँ पे सिर्फ रिसर्च करने में उनको 6 महीने लगे। लेकिन इसके अगर हम उलट बात करें तो वही जो कांग्रेस से सांसद हैं चमाला, उन्होंने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं है। ये तेलुगु आबादी को भ्रमित करने के लिए जगन मोहन रेड्डी रणनीति बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ऐसा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनकी जो दोस्ती है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अगर हम बात करें तो चमाला ने आगे ये भी कहा है कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एसआईआर चल रहा है, कर्नाटका में उन्होंने खुलेआम चोरी पकड़ी, उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, राजस्थान माफ कीजिएगा हरियाणा का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया। लेकिन चमाला का ये कहना है कि राहुल गांधी खुद वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि डिजिटल फॉर्म में डाटा मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग न तो डिजिटल डाटा फॉर्म दे रहा है, न ही आपको जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसके फुटेज दे रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से नायडू का बयान सामने आया, देखा गया कि जब नायडू की सत्ता वहां से गई उसके बाद से जगन मोहन रेड्डी जी माफ कीजिएगा जगन मोहन रेड्डी उनकी जब सरकार गई तो उसके बाद से जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से दोनों के बीच काफ़ी सियासत में उलटफेर देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू इसलिए राहुल गांधी के संपर्क में है क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उनके जरिए इनकी आपसी बात हो रही है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है, आने वाले वक्त में अगर चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में होते हैं तो इससे जो सियासत है वो बदल सकती है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तब आरोप लगाया है जब इनके ऊपर खुद 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले में जो आरोप पत्र पुलिस ने दायर किया उसमें इनका नाम शामिल है, तो क्या इससे बचने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? क्योंकि खुद चमाला ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से करीबी होना चाहते हैं, इसलिए ऐसा इन्होंने बयान दिया है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया है तो ये भी वहाँ पे अभी विपक्ष में है। तो आप भी वोट चोरी के ऊपर अगर आपकी नाराज़गी प्रधानमंत्री मोदी से है या अमित शाह से तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि विपक्ष है राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी दोनों पर निशाना साध रहे हैं। तो जो अगर हम आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो रेड्डी भी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पे
सीधा अटैक करके उन पर टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना, तो शायद अब रेड्डी पूरी तरह से यही रूल अपना रहे हैं, क्योंकि चमाला ने खुद कहा है कि इनमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुल के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ कोई बात कर सके। बिल्कुल से जिस तरह आपने बोला कि जगन मोहन रेड्डी ने बोला है कि राहुल गांधी, चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के संपर्क में है, सॉरी नायडू जो हैं वो इन दोनों के संपर्क में हैं और ये उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली वाले पे, जिस तरह अभी हमने बोला कि दिल्ली वाले पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, मतलब आप किसी भी गठबंधन में नहीं, ना आप इंडिया में हैं ना आप एनडीए में हैं, जिस तरह हम बात करें बीआरएस के, तो बीआरएस भी किसी गठबंधन में नहीं है, और अगर बात की जाए वाईएसआरसीपी की तो वो भी किसी के गठबंधन में नहीं है। तो आप लोगों को भी साथ आना चाहिए और उठना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये भी रहेगी शायद कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन प्रोटेस्ट कर रहा है, उस प्रोटेस्ट के बारे में ये भी कहा जा रहा है, हमने एक इंटरव्यू देखा था केसीआर का, केसीआर ने बयान दिया था कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन एक बार भी आपने अपोजिशन पार्टी से संपर्क नहीं किया है, मतलब अपोजिशन पार्टी जो आपके गठबंधन में नहीं है, आपने उनको अपोजिशन समझा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गलती शायद वहाँ से भी हो रही है कि आप जो है किसी को लेटर भी नहीं भेज रहे हैं। आप अगर किसी को लेटर भेजिए, इंटरनल क्या चीज़ें हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह का उनका रिएक्शन था क्या बोलते हैं केटीआर का, कि आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आप अपोजिशन पार्टी जो और हैं जो आपके साथ गठबंधन में नहीं हैं उनको आप कोई लेटर भी नहीं दे रहे हैं, उनको आप इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है कि आप अगर किसी को इनवाइट नहीं करें तो आपके पास आएगा कैसे। और दूसरी चीज़ ये कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, उनको खुल करके इसमें साथ आना चाहिए, या साथ ना आकर के भी अपनी एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि बीआरएस जो है अपनी आवाज़ उठा रही है, नो डाउट जिस तरह भी उठा रही है, उसके एक भी एमपी नहीं है लेकिन फिर भी आवाज़ उठाई जा रही है उसकी तरफ से। लेकिन उसी तरह से वाईएसआरसीपी को भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और आप किसी भी गठबंधन में हो या ना हो, लेकिन जो देश के खिलाफ चीज़ें चल रही हैं उसमें आपको देश हित में साथ आना चाहिए। आप साथ ना करके भी आप एक अगर अपने हिसाब से अपने लेवल पे बात उठाएंगे तो शायद उसका जो है नतीजा सही होगा। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बात की कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की गवर्नमेंट थी और जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हमने ये भी देखा कि जगन मोहन रेड्डी की नज़दीकियाँ देश के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छी थीं और देश के गृह मंत्री से बहुत अच्छी थी। लेकिन अचानक जब चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाला जाता है, उसके बाद वहाँ की राजनीति एकदम से पलट जाती है और चीज़ें उस तरह की नहीं रहती जिस तरह की होनी चाहिए थी। उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि पवन कल्याण भी उन्हीं के साथ आ जाते हैं, टीडीपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं और फिर टीडीपी जो है वो क्या बोलते हैं एनडीए में वापस आ जाती है और उसके बाद वहाँ पे उनकी सरकार बन जाती है। अब अगर सरकार बनी है, वोट चोरी हुआ है, नतीजों में 12.5% वोटों का अंतर रहा है, तो आप केंद्र सरकार से सवाल कीजिए, क्योंकि आपके यहाँ जो सरकार चल रही है वो केंद्र सरकार के साथ में मिल करके काम कर रही है, उसके एमपी जो है वो केंद्र सरकार के साथ में है। उसी की वजह से आप ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं मोदी की गवर्नमेंट जो है, या हम बात करें देश के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, वो जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो उनमें सपोर्ट पूरा आंध्र प्रदेश का और बिहार का भी है। बिहार की अगर बात की जाए, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी का पूरा समर्थन है। लेकिन अगर वही बात की जाए एसआईआर के आगे, तो बंगाल में भी मतदाता सूची का एसआईआर शुरू हो रहा है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची का एसआईआर शुरू होने जा रहा है। 8 अगस्त को चुनाव आयोग ने राज्य को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से संबंधित सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही राज्य के वकील ने दावा किया है कि राज्य के वकील ने सवाल उठाया है कि आयोग राज्य सरकार से चर्चा किए बिना इस प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने कोई चर्चा नहीं की, आपने सिर्फ एक लेटर दे दिया कि आपके यहाँ पे एसआईआर होगा। अब आप जो वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, आपको अपने हिसाब से उन चीज़ों को मैनेज करना होगा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अभी एसआईआर शुरू नहीं हुआ है। इस टिप्पणी के बाद वकील ने आयोग के पत्र भेजने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बिना किसी चर्चा के एसआईआर शुरू हो सकता है। अब कब हो सकता है इसकी अभी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ये बताया गया है कि एसआईआर वहाँ पे भी होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तो आप ये देखिए, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपको अगर एसआईआर करवाना ही है तो आप पहले करवा लीजिए और एन इलेक्शन के मौके पर नहीं करवाना चाहिए। तो शायद अब इसके बिहार के बाद सीधा जो है वो पश्चिम बंगाल जाएगा। और पश्चिम बंगाल में भी
मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी में ही इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे इसको लेकर के फिर एक गहमा गहमी शुरू हो सकती है। देखिए, अगर हम SIR की बात करें उससे पहले अगर हम पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में देखा गया कि शुरू से ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शुरू से ही लगातार खींचातानी लगती रही है। वहाँ पर भी बीजेपी पूरी तरह से कोशिश करती है कोई भी एक छोटा सा मुद्दा हो तो हम उसको भुना लें और उसकी सत्ता पे हम काबिज हो जाए। क्योंकि बिहार की बात की जाए तो बिहार उत्तर प्रदेश के बाद माना जाता है कि पश्चिम बंगाल में जिसकी सरकार बन सकती है वो केंद्र की गद्दी अपने हाथों ले सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ममता बनर्जी जिस तरह से लगातार अकेले अपने दम पे प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, यहाँ तक कि RSS हो, उसको घेरने की कोशिश करती है। उनकी आवाज़ काफ़ी बेबाक मानी जाती है और यही वजह है कि लगातार वो सुर्खियों में रहती हैं। और यहाँ तक नहीं, अगर आगे हम बात करें तो लगातार वहाँ पे जो TMC के कार्यकर्ता हैं उनकी मौत और गोली चलने की घटनाओं की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि सरकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में लगातार उनके ही कार्यकर्ता मारे जाते हैं। वहाँ की ज़मीनी सच्चाई क्या है वो शायद BJP को पता हो या फिर ममता बनर्जी को पता हो। लेकिन अभी जिस तरह से हम SIR का जिक्र कर रहे थे, बिहार के बाद कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में SIR शुरू हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के पहले SIR कराना इसका मकसद जो खुद वहाँ की अपोजिशन पार्टियां हैं, अगर हम कांग्रेस के राहुल गांधी की बात करें या तमाम सरकार की बात करें, उनका यही कहना है कि बीजेपी SIR के बहाने सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसके पहले भी इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने लगातार खुद प्रूफ के साथ कई सारे आरोप लगा चुके हैं। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन कम और भाजपा की तरफ से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पे कहा दिया कि हमारी जो गवर्नमेंट में जो हमारे कर्मचारी है उन पे कोई अपेक्षा नहीं ले सकते हैं। अब ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ हम आपको बताते हैं। इसमें कहा गया कि राज्य के 2 ERO, 2 AERO और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर पर मतदाता सूची में फर्जी नाम दर्ज कराने का आरोप लगा था। आरोप था कि इन अधिकारियों ने अस्थायी कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटरों के साथ अपनी पहचान पत्र साझा किए। हालांकि जो पहचान पत्र साझा करने की बात की जा रही है उसमें यह कहा गया है उसके पक्ष की तरफ से कि आमतौर पर जब अधिकारी काम करते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो एक दूसरे से वो अपनी ID शेयर करते रहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो आयोग है, जो चुनाव आयोग, उसका ये कहना है कि आप इन लोगों पर एक्शन लें। ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि हम इन लोगों पे, इन अधिकारियों पे एक्शन होने नहीं देंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ है। अगर हम बात करें इन आरोपों पे तो इन पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने जो फर्जी मतदाता है उनका नाम इन्होंने रजिस्टर किया है। तो ठीक है, अगर उन्होंने फर्जी मतदाता को रजिस्टर किया है तो आप उन पे एक्शन ले, लेकिन उन पे एक्शन लेने के बाद क्या आप उन पे एक्शन लेंगे कि जहाँ पे खुद राहुल गांधी ने प्रेस माफ कीजिएगा, उन्होंने जो एक PPT प्रेजेंट किया उसमें दिखाया गया कि एक आदमी का नाम 4 जगह रजिस्टर है, एक घर में 80 वोटर हैं। तो क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या फिर हम पश्चिम बंगाल की बात करें वो ज़्यादा? अगर हम आमतौर पर अगर मायनों में देखें तो ये दोनों मतदाता से जुड़े हुए एक आम नागरिक का अधिकार एक ही वोट का है। लेकिन आप देखें पश्चिम बंगाल में वहाँ पे तो इलेक्शन चुनाव आयोग पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष काम कर रहा है, वहाँ पे उन अधिकारियों पर एक्शन लेने की बात कर रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जहाँ खुले तौर पे प्रूफ के साथ राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया है कि कैसे कैसे एक मतदाता है जो उसके 4 नाम जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ना उस पर कोई बात कर रहा है, ना उस पर कोई चर्चा की जा रही है और ना ही उस पर कोई जाँच किया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं और इसका साफ तौर पर यही माना जा रहा है कि वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं 2026 में, और यही वजह है कि वहाँ पर भी अब ऐसी सियासत शुरू हो रही है। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे, उसको लेकर के SIR की जो एक शगुफे छोड़े जाते हैं। जिस तरह से कल हमने बात की थी कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि मैं SIR के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट SIR की जो प्रक्रिया है उसके ख़िलाफ़ हूँ, वो किस तरह से की जा रही है इतने कम टाइम में। जो कि आपने बताया कि बिहार, अभी आपने बताया था कि बिहार में भी कई जगहों पे बाढ़ का ख़तरा है, पानी बहुत आ जाता है, उसकी वजह से इंसान इधर उधर रहने के लिए मतलब क्या बोलते हैं, आता जाता रहता। उस दौरान अगर आप वहाँ पे सर्वे करने जाएंगे तो आपको भी परेशानियाँ होंगी, और वहाँ के लोग तो ऑलरेडी परेशान ही हैं उन चीज़ों से। वहाँ के लोग उतना परेशान नहीं होंगे क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे हर साल इस तरह की बाढ़ आती रहती है। लेकिन आप अगर यहाँ से भेजेंगे लोगों को, या फिर वहाँ के जो लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो अगर आप उनको भेजेंगे गांव एरिया में तो वो नहीं रह पाएंगे उस दौरान, क्योंकि बहुत पानी की समस्याएं होती हैं, पानी होता है, उसके बाद बीमारियों की काफ़ी ख़तरे वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए SIR की, तो SIR को लेकर के अभी भी विपक्ष जो है पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस ने भी कल बोल दिया है कि हम 17 से लेकर के 1 सितंबर तक एक रैली निकालेंगे। वो सासाराम से शुरू होकर के पटना में ख़त्म होगी, और इस रैली में अपोजिशन के लीडर्स शामिल होंगे, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उसमें शामिल होंगे। उनके साथ और भी कई
अपोजिशन के लीडर्स, इंडिया गठबंधन के लीडर्स शामिल हो सकते हैं। इस तरह बात की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में इस वक्त जेएमएम भी है और अखिलेश यादव की पार्टी भी है, तो ये भी उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव भी वहाँ जा सकते हैं उस रैली में, और क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन भी उस रैली में आ सकते हैं। इस वक्त हेमंत सोरेन अपने पिता के कार्यक्रम में, जो उनकी डेथ हो गई थी शिबू सोरेन के, उसके जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें लगे हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो उन चीज़ों से फ्री हो करके इस पे अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए जेएमएम की जो एमपीज़ हैं वो जो है पूरी तरह से एसआईआर के ख़िलाफ़ जो भी चीज़ें हैं उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं, और जो भी आप देखिए कि क्या बोलते हैं, जो पैदल मार्च किए जा रहे हैं, ये डिटेन किया जा रहा है, इसमें वो लोग शरीक हो रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू करा। ऐसे ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।